तुम अपने दोनों बहू बेटे की शादी करवाकर उनका गृह प्रवेश करती है। आओ मेरी बहुओं आओ, अब से ये घर तुम दोनों को मिलकर संभालना है। मैं तो टेंशन फ्री हो गई। जरूर माँ जी। बड़ी बहू प्रीति अपने पेट पर हाथ ही फहरा रही थी। इतने में उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, जिसे सुन सब प्रीति की तरफ देखने लगते हैं। बहू ये क्या हुआ, ये कैसी आवाज आई? तू ठीक तो है? माँ जी वो मैं ठीक तो हूँ, लेकिन बहुत जोर से भूख लगी है। पेट में चूहे, हाथी, घोड़े, डायनासोर भूख के मारे दौड़ रहे हैं। अगर हमारी शादी का कुछ पूरी सब्जी बचा हो तो मुझे दे दीजिए। बहू मैं अभी खाना लगा देती हूँ। आरुषि बहू, तुझे भी भूख लगी है तो बता दे, तेरे लिए खाना लगा दूं? नहीं नहीं माँ जी, मैंने शादी में जो खाया था उससे पेट भरा हुआ है। आप जेठानी जी को दे दीजिए। ठीक है, जाओ बाकी सब आराम कर लो और तू बहू यहाँ आ जा। फिर कुसुम डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आती है, जहां बड़े कटोरे में हलवा, शाही पनीर, छोले पूरी, रायता, बर्फी एक एक करके बहू सब कुछ खा जाती है और डकार मारती है। आहा, पेट भर गया माँ जी। बस 4 पूरी और 1 कटोरी हलवा भर के दे दो बस। हे भगवान, ये बहू कहीं भुक्कड़ तो नहीं है? कैसे खाने पर टूट पड़ी है और अभी भी मांगे ही जा रही है। 10 लोगों का खाना निकल रही है एक पल में। लाती हूँ बहू। फिर कुसुम उसे और खाना देती है, जिसे खाने के बाद प्रीति का पेट निकल जाता है और वो जोर से डकार मारती है। हरिओम, अब लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ गया है। माँ जी अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। प्रीति अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसका पति मानव सो जाता है। कुछ ही देर में प्रीति के पेट में गैस बनती है और फिर वो चद्दर के अंदर धमाके स्टार्ट करती है। हैला, पेट में बम के गोले बन गए हैं। मुझे उठना नहीं है, यही छोड़ देती हूँ। वैसे भी मेरे पति सो रहे हैं। इतना कहते ही प्रीति एक पाद छोड़ देती है, जिसकी आवाज और बदबू सूंघकर उसका सोता हुआ पति उठ जाता है। कितनी गंदी बदबू! वॉशरूम का गेट खुला है क्या प्रीति? अजी नहीं, वो मैं। ये कहते कहते प्रीति एक और विस्फोटक पाद मारती है। ये देख मानव का सिर चक्कर खाने लगता है और वो अपने नाक पर हाथ रख लेता है। हे भगवान, इतना गंदा बदबूदार जहरीला पाद तुम छोड़ रही थी? शर्म नहीं आती? शादी को एक रात भी नहीं बीती और इतना हपस कर खाकर आई हो और अब मुझे परेशान कर रही हो। अरे मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। अरे मानव जी सुनिए तो, ऐसा नहीं है, पर क्या करूं मैं? आय हाय, अब तो बख्श दो मुझे। मानव प्रीति को सुनाकर कमरे से बाहर छत पर जाकर सो जाता है। अगले दिन बेटे की मुरझाई शक्ल को देखकर कुसुम पूछती है तो बेटा सब कुछ बताता है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। वैसे भी शादी का समय है और शादी का खाना खाकर तो ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। तू भूल जा। अरे कैसे भूल जाऊं माँ, वो गंदी बदबू मेरे दिमाग में बैठ गई है। माँ जी मैं सोच रही थी कि खाने में आलू पूरी और हलवा बना लूं। हाँ बहू बना ले। और जेठानी कहाँ है तेरी? माँ जी वो पहले से ही रसोई में खाना बना रही हैं। दोनों बहू रसोई में मिलकर खाना बना रही थी। देवरानी तो अपना खाना तैयार कर लेती है और सबके आगे लगा देती है, लेकिन जेठानी देवरानी के जाने के बाद बनाते बनाते खा रही थी। इतने में सास की आवाज आती है। अरे क्या हुआ प्रीति बहू? मेरे दोनों बेटे खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आ क्यों नहीं रही? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। आवाज भी नहीं दे रही। यह बोलकर कुसुम रसोई में जाती है तो देखती है रसोई की हालत खराब है और प्रीति बहू खड़े होकर खाना खा रही है। एक हाथ से पूरी तल रही है। प्रीति बहू, ये तूने रसोई की क्या दुर्गति कर रखी है? शर्म है कि नहीं? पहले रसोई कौन ऐसे बनाता है? सब झूठा कर दिया। अब वो माँ जी, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने खा लिया। माफ कर दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। थोड़ा सा खाना बचा है। अच्छा, 1 चम्मच हलवा, आधी पूरी, ये बचा हुआ खाना किसको देगी? भुक्कड़ बहू। सॉरी माँ जी, वो क्या है ना, मुझे ना कुछ समय से बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हे कृष्ण भगवान, बहू तू एक दिन हमें तो नहीं खा जाएगी ना अपनी भूख के चक्कर में? नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं माँ जी, मैंने तो खाना बनाया था ना। आप आ जाइए, खाना खा लीजिए। फिर आरुषि का बनाया हुआ खाना सब लोग खाते हैं और प्रीति उनके साथ बैठकर फिर खाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन प्रीति का हद से ज्यादा खाना खाना बंद नहीं होता। वो जरूरत से ज्यादा खाना खाती है और कोई रोकता है तो उसके बाद वो डबल खाना खाती है।
एक दिन प्रीति रात के सोते समय रसोई में बचा हुआ खाना खा रही थी, लेकिन बर्तन के शोर से घर के सारे लोग वहां आ जाते हैं। अरे कौन सा चूहा बिल्ली इधर आकर हमें परेशान कर रहे हैं। कमरे में इतनी खटपट की आवाज आ रही है। आरुषि, तुम जरा उधर से देखना और ये डंडा ले लो हाथ में। जी ठीक है। जल्दी चेक करो भाई, सोने जाना है। प्रीति कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। दोनों देवर देवरानी स्लिप के पीछे जाते हैं तो वहां जेठानी आइसक्रीम अपने हाथ मुंह पर कपड़ों पर गिराकर लपड़ लपड़ खाई जा रही थी। आहा, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम, इतनी, एक डिब्बा और होगा। ओ माय गॉड, भाभी आप इतनी रात को, आपने तो हम सबको डरा ही दिया। अरे जेठानी जी, रात में इतनी आइसक्रीम खाना ठीक नहीं है। क्या करूं देवरानी जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ प्रीति तुमको? डाइनिंग टेबल पर तुमने बैठकर 4 जनों का खाना खाया था, उसके बाद भी तुम यहाँ आ गई। खाते खाते मोटी ना हो जाओ एक दिन। आरुषि बहुरिया, भुक्कड़ बहू का इलाज है तेरे पास तो अब तू ही देख इसे। ऐसे तो ये 1 महीने का राशन 4 दिन में खत्म कर देगी। जी माँ जी, मैं ख्याल रखूंगी। अब हम सब सो जाते हैं। फिर सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन प्रीति का ठूसना कम नहीं होता। काम के चक्कर में घर के दोनों बेटे कमाई करने दूसरे शहर में चले जाते हैं। वहीं इसी बीच प्रीति और ज्यादा खाने लगती है, इतना कि उन लोगों का लाखों रुपए का घर भी बिक जाता है और वो कर्ज लेकर किसी किराए के घर में रह रहे थे। ऐसे ही एक दिन आरुषि खाना बनाकर लाती है। देवरानी और सास ने 2 टूक खाए ही थे, इतने में प्रीति कहती है, देवरानी जी और रोटी दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। और आरुषि, तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, मुझे कम से कम 15 रोटियां चाहिए। 15 रोटी? जेठानी जी, आप थोड़ा कम खाने की कोशिश क्यों नहीं करती? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब तो हम सड़क पर आ गए हैं, इतना राशन भी नहीं है और हमारे पति भी बाहर हैं। इसने हमें तो नहीं खाया, लेकिन हमारे घर को खा गई है। इसके पेट को भरते भरते घर बिक गया। बहू अपनी जुबान पर लगाम लगा दे थोड़ा, बिल्कुल चटोरी भुक्कड़ है। माँ जी मैं क्या करूं? कह लीजिए आप मुझे भुक्कड़, क्योंकि मैं हूँ। जरा से खाने से मेरी भूख शांत नहीं होती। ये कहकर प्रीति उठकर बाहर चली जाती है और आसपास की हलवाई और स्नैक्स की दुकान से कभी कुछ चीज तो कभी छोले भटूरे चुरा चुरा के खाने लगती है। दुकान वालों को पता चलता है तो वो फौरन पुलिस वालों को बुला लेते हैं, जिससे पुलिस प्रीति को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन मौके पर आरुषि आती है। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें कुछ मत कहिए, इन्हें छोड़ दीजिए। अच्छा, ऐसे कैसे छोड़ दें? देखा है 5-6 दुकानों में घुसकर चुरा कर खाना खाकर आई है। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए, मेरी जेठानी जी ने खाने की चोरी की है। कोई हीरे जेवर तो नहीं चुराया ना? मैं माफी मांगती हूँ, दोबारा वो ऐसा नहीं करेंगी। ठीक है, मैं आपकी जेठानी जी को छोड़ देता हूँ, लेकिन जिन लोगों का खाया उनके पैसे लौटा दीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब। आरुषि जेठानी को छुड़ाकर ले आती है, तभी जेठानी रोते हुए आरुषि के गले लग जाती है। आरुषि, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत गंदी हूँ, फिर भी तुमने मुझे सबसे बचाया और माँ जी के सामने भी तुम हमेशा बचाती हो। अब से मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगी, मेरी वजह से घर के हालात भी खराब हो गए हैं। ठीक है, अब आप रोइए नहीं, घर चलिए, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। दोनों बहू घर आ जाती हैं। आरुषि प्रीति का ख्याल रखने की कोशिश करती है और घर का खर्च चलाने के लिए, लोगों का कर्ज उतारने के लिए एक घर में नौकरानी का काम करने लगती है। लेकिन इस बीच प्रीति की भूख नहीं मिटती। वो ज्यादा खाती है, जिससे एक दिन वो बहुत ज्यादा उल्टी करती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आरुषि फौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम करने के लिए आरुषि जमींदार से पैसे लेकर बिल भरती है। कुछ देर बाद प्रीति होश में आती है। डॉक्टर साहब, अब मेरी बहू कैसी है? चिंता मत कीजिए, अब वो बिल्कुल ठीक है और अब वो ओवर ईटिंग भी नहीं करेगी। माँ जी, देवरानी जी, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया ना, अब मैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं खाऊंगी। अब आप ठीक है ना? तो हमें संतुष्टि है, मैं आपको खाने भी नहीं दूंगी। प्रीति ठीक होकर घर आ जाती है और घर का खर्चा निकालने के लिए सास बहू मिलकर एक ढाबे को चलाती है, जिससे धीरे धीरे वो सारे कर्जे भर देती है। इसी बीच दोनों के पति भी आ जाते हैं, जो कर्जा उतारने में मदद करते हैं। जिसके बाद आरुषि अपने घर को भी वापस ले लेती है। साथ ही भुक्कड़ बहू सर्जरी के बाद ज्यादा खाना छोड़ देती है।